मेरे प्यारे श्रोताओं नमस्कार। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। अगर आप लोगों को इससे पिछला भाग नहीं मिल रहा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को लिंक देंगे जिससे आप लोग पीछे की कहानी सुन पाएँ और पीछे की कहानी सुनने के बाद ही आगे की कहानी का आनंद मिलता है। इसलिए प्लीज़ पिछला भाग को ज़रूर सुनिए। चलिए दोस्तों, अब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं इस ड्रैकुला के साथ काम कर पाऊँ, साथ ही इसको सबक सिखा सकूँ ताकि इसे समझ आए कि लड़कियों को पैसे से अधिक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, जिसे यह अपने अहम और गुस्से तले रौंदता है। ऐसे क्या घूर रही है उसे देखते हुए भूमि की आवाज़ कान में पड़ी और उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया जहाँ उसने पिछली बार घाव किया था। उसके ऐसा करते ही भूमि की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। अपने लंबे बालों की लटें जो कान के पास थी उसको दोनों हाथों की अंगुलियों से फंसाकर पीछे झटका। अब उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी। अपने किए पर वह बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। उसे खुद को यूं देखता देख आहाना ने अपना हाथ झट पीछे किया, खुद को मजबूत मजबूत किया और उसने उससे उसकी तरह नज़रें मिलाई। उसे खुद को ऐसा देखता देख भूमि तिलमिलाया, भड़ास निकालने उसके करीब आने लगा कि वह गर्दन झटकती वहाँ से चली गई। उसके ऐसा करने पर उसने अपनी मुट्ठियाँ भींची और उसे जाता देखने लगा। वहाँ से चलती आहाना डायरेक्टर के पास आ गई। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा। सर पर लगी हल्की नीली रंग की टोपी जो उसके चेहरे पर छतरी सा काम कर रही थी उसको ठीक किया और आंखों पर लगे धूप के चश्मे को उतारता है। एना जी, इस ड्रेस में तुम फैब लग रही हो, एकदम परफेक्ट। आग लगाने वाली हो पर्दे पर। उसके ये कहते ही वह फीकी हंसी और होठों पर ले आई। ऐसा नहीं कि उसने आज से पहले ऐसा ड्रेस नहीं पहना, पर रैंप और यहाँ पर थोड़ा फर्क था। वो भी भूमि के सामने है जो कुछ ज़्यादा असहज है। थैंक यू। ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के पेज उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, डायलॉग नहीं है इसमें, बस सीन को समझो कि क्या सीन है, कैसा करना है। 5 मिनट है तुम्हारे पास। उसने उसे स्क्रिप्ट थमाई तो उसने उससे एक स्क्रिप्ट ली। आहाना ने उस पर नज़र डाली। पुल के किनारे के पास का दृश्य था। एक डांस स्टेप होगा जो कोरियोग्राफर समझा देगा। एक तुम्हें वहाँ से दौड़ते हुए आना है। डायरेक्टर ने अपनी गोल टोपी को ठीक करते हुए कहा। ओके सर, वहाँ से आना है। उसने हाथ से इशारा किया। हीरो तुम्हें दोनों हाथों से थाम लेगा। ये मेन सीन है, पर इससे पहले बैक टू बैक 2-3 सीन्स हैं, सबको अच्छे से रिमाइंड कर ले। वह उसे सीन समझाता बोला। ओके सर। आहाना उससे स्क्रिप्ट के कागज़ लेकर उसे गौर से देखने लगी। आहाना को पूरा दृश्य समझाकर डायरेक्टर भूमि के पास आ गया। उसे भी स्क्रिप्ट थमाकर वही सीन समझाने लगा। भूमि को सीन समझाकर डायरेक्टर ने पुल के दोनों किनारे पर कैमरा जमाया ताकि इस सीन को हर एंगल से फिल्माया जा सके। स्पॉट बॉय, कैमरामैन सब ने अपनी पोजीशन संभाल ली। भूमिक, एना आ जाओ, सेट रेडी है। डायरेक्टर ने इशारा किया और वे दोनों आ गए। भूमिक तो सहज था, पर आहाना थोड़ी घबराहट में है। जब वह पहले शूट पर आई थी उस दिन तो कुछ पोज थे, उसके बाद भूमिक के और उसके अलग अलग जगह पर शूट थे तो आमना सामना नहीं हुआ। पर आज डायरेक्टर फिल्म का गाना फिल्माना चाहता है भूमिक के साथ। इतने करीब सोचकर ही उसे बहुत अटपटा लग रहा था। इससे भागना भी असंभव सा है। मुसीबत को देखकर उससे भागने से अच्छा उसका डटकर मुकाबला करना होता है। ओखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। इस सब का सामना तो उसे करना पड़ेगा। कोरियोग्राफर भी आ गया था जो उन्हें निर्देश देने वाला था। सब तैयारियों के बाद डायरेक्टर ने स्टार्ट कहा और दोनों एक डांस का स्टेप करने तैयार थे। वे एक दूसरे के समांतर खड़े थे। इस वाले शूट में दोनों का आंखों का आमना सामना नहीं हुआ तो दोनों ने असहजता से यह सीन 2-3 टेक में पूरा कर दिया। वेरी गुड आहाना। डायरेक्टर ने आहाना को
शाबाशी वाले शब्द बोले और बाकियों ने उनके लिए तालियां बजाई। तालियों की वह आवाज़ उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। थोड़ी देर पहले जो डर था वो कम हुआ। अब दूसरे सीन की रिहर्सल शुरू हो गई, जिसमें दोनों को एक दूसरे के हाथों में पंजे मिलाकर घुमाने थे। एक बार दोनों ने रिहर्सल की। थोड़ी देर में डायरेक्टर ने शूट रेडी कहा और दोनों आमने सामने थे। डायरेक्टर ने भूमि को आहाना की दोनों हाथ पकड़ने को कहा तो आहाना के मन में डर घर करने लगा। कहीं उस दिन की तरह उसके हाथ में अंगूठी तो नहीं है। उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। क्या हुआ है ना? उसके ऐसा करने पर डायरेक्टर ने पूछा। डायरेक्टर साहब, इनको कहिए कि रिंग निकाल दें, मुझे चुभ रही है। भूमिक जी, आपने रिंग पहनी है? उसने भूमिक से पूछा। इन मोहतरमा को कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। कहाँ है रिंग? उसने हाथ सामने किया। उसकी रिंग में एक छल्ले के अलावा कुछ नहीं था। ऐना मामूली सा छल्ला है, क्यों डर रही हो? इससे कुछ नहीं होगा। उसने भूमि की तरफ देखा जो निर्विकार हो उसे देख रहा था। जब तसल्ली हो गई कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं तो वह अपने हाथ उसके हाथ में देने को तैयार हुई। यह एक डांस स्टेप था जिसको कोरियोग्राफर की मदद से उसने कर लिया। वह थोड़ी आश्चर्य में थी कि भूमिक शांत क्यों है। उसने वाला सीन भी बिना किसी गड़बड़ के फिल्माया जाने दिया। एना को लगे 2 टेक 3 टेक पर भूमिक शूट के समय बिल्कुल सहज था। उसके ऐसे करने से उसका आश्चर्य बढ़ रहा था। शूट पर अन्य फीमेल लीड के साथ भी उनका व्यवहार ऐसे ही रहता है। अब इस सब की उसे आदत हो गई है होगी, इसलिए वह सहजता से यह सब कर पा रहा था। 2 सीन फिल्मा दिए गए, वो भी बिना कुछ गड़बड़ के। अब इस पूल साइड पर एक लास्ट सीन फिल्माया जाना था, जो आज का लास्ट सीन था। आहाना की सांसें गले में अटकी हुई थी। जैसे ही सीन ठीक ठाक फिल्माने दिए गए, वैसे ही यह भी फिल्मा दिया जाए तो वह चैन की सांस ले सकती। पर अब तक तो 2 सीन भूमिक ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से फिल्माए जाने दिए, जिससे आहाना भी सहज हो गई। अब आखिरी सीन फिल्माया जाना था, जिसके लिए डायरेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया। ये वाला सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। एना, तुम वहाँ से दौड़ती आओगी और भूमिक तो यहाँ पर दोनों हाथ फैलाए खड़े रहोगे, DDLJ स्टाइल में। ओके? वह मुस्कुराता हुआ भूमिक के दोनों हाथ फैलाता है और उसे पूरा सीन समझाता है। साथ ही एना को भी बताता है कि उसे कैसे दौड़ते हुए आना है। रेडी हो? उसने भूमि की तरफ देखा या उसने सहमति दी। उसके बाद एना की तरफ देखा, उसने भी सहमति दी। ओके, तुम अच्छे से समझ गई है ना? घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले 2 सीन हुए वैसे ही यह भी हो जाएगा। जी सर। आहाना ने सहमति दी और अब डायरेक्टर ने हरी झंडी दी। भूमिक पुल साइड में के बिल्कुल किनारे खड़ा था। यह एक आयताकार वाटर पूल था, जिसके किनारे बैठने लड़की की कुर्सियाँ और रंग बिरंगी छतरियाँ लगी थी। जहाँ से डायरेक्टर ने बताया, आहाना उधर से दौड़ती हुई भूमिक हाथ फैलाए खड़ा था। भूमिक को उसे दोनों हाथों से उठाकर गोल गोल घुमाना था। यह पूरा सीन एक ही टेक में होना था। दोनों तरफ से कैमरों का फोकस कर डायरेक्टर बोला, रोल कैमरा एक्शन। बोलते ही एना ने खुद को तैयार किया, जैसे अब तक के सीन किए उसी सहजता से वह भूमि की तरफ दौड़ती आ गई। जैसे ही उसने खुद को भूमि के सामने पाया, वह असहज हो गई और खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। कट इट! डायरेक्टर की आवाज़ गूंजी और कैमरा बंद करवा दिया गया। क्या हुआ है ना? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, रुक क्यों गई? तुम बिल्कुल सहज रहो, घबराओ मत। डायरेक्टर ने उसे समझाया। जाओ, फिर से जाओ, आओ। वह दोबारा से दौड़ती आई और पर जैसे ही उसकी नज़रें भूमि के चेहरे पर गई, वह उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था कि आहाना को उस रात वाला सीन याद आने लगा। जिस इंसान से वह नफरत करती है, उसकी बाहों में जाना क्या वो सही कर रही है। अभी तो कुछ सीन हैं पूरी फिल्म में, न जाने कैसे के दृश्य होंगे। जब पहली स्टेज पर उसे इतना कठिन लग रहा है तो आगे क्या होगा? आहाना के बार बार भूमि के सामने आने पर
असहज होने से डायरेक्टर झुंझला गया। वह उठकर आ गया। क्या है ये ना, ये क्या प्रॉब्लम है? तुम यहाँ पर आकर क्यों रुक रही हो? तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि तुम्हें भूमि की तरफ छलांग लगानी है। खुद को उसकी तरफ छोड़ दो। वह झुंझुलाता बोला। मुझसे नहीं हो पा रहा है। ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। डायरेक्टर झुंझला गया तो भूमि की भी कब से जला बैठा था अपनी भड़ास निकालने की ताक में, जो कि यहाना ने उसे दिया था। डायरेक्टर साहब, मैं आपको पहले ही बोलता था कि ये लड़की काम नहीं कर पाएगी। देखिए इसको, किस एंगल से आपको ये हीरोइन लगती है। मॉडर्न कपड़े पहना देने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। कोई भी मुंह उठाकर आया और आपने उसे हीरोइन बना दिया, वो भी भूमि कारवंशी के अपोजिट। वह गुस्से में बोला। शांत हो जाइए भूमि जी, आप एना को ऐसे नहीं डांट सकते। डायरेक्टर ने उसे समझाया। इनको कहें जो काम पहले करती थी वही करें। जो लोग जिस काम के लिए बने होते हैं उससे ऊपर नहीं उठ पाते। उसने आहाना की तरफ देखा। भूमि उसे हमेशा की तरह एक नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझता है, और अब भी लगातार उसका हौसला तोड़ने के लिए उसका अपमान करता रहता था। मन को मजबूत किया और इस बार यह सोचकर आ गई कि यह सोचेगी ही नहीं कि सामने वाला शख्स कौन है। रोल कैमरा एक्शन हुआ और इस बार आहाना दौड़ती आई और बिना झिझक भूमि की तरफ छलांग लगा दी। भूमि तैयार नहीं था। उसे लगा आहाना फिर रुक जाएगी, पर उसके इस प्रकार आने से वह असहज हो गया। भूमि को उसे कमर से नीचे दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाना था, पर घूमने के बजाय वह ऐसे ही खड़ा था। भूमि जी घूमिए, डायरेक्टर की आवाज़ आई, पर वह घूमा ही नहीं। न आहाना को छोड़ रहा था। कट कट। डायरेक्टर के ये शब्द गूंजे तो उसने आहाना को नीचे छोड़ा। क्या किया भूमि जी? इतना परफेक्ट शॉट था और आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। एना को घुमाया क्यों नहीं? डायरेक्टर झुंझलाता बोला। समझ नहीं आया? वह धीमे से बोला। समझ नहीं आया? चलिए एक बार और ट्राई कीजिए, और प्लीज़ इस बार दोनों को कोई गड़बड़ मत करना। डायरेक्टर झुंझलाया। दोबारा रोल कैमरा हुआ। एक बार तो मुश्किल से सीन पूरा हुआ था, दोबारा से वही सब कुछ। पर एक बार यह सीन करने से आहाना अब आत्मविश्वास से लवरेज थी। गलती उसने नहीं, भूमिक ने की थी। वह फिर से दौड़ लगाती आई। भूमिक दोनों हाथ फैलाया खड़ा था। जैसे ही उसने उसकी तरफ छलांग लगाई कि भूमिक अपनी जगह से हट गया और आहाना छपाक की आवाज़ के साथ पुल के पानी में गिर गई। आहाना के पानी में गिरते ही जैसे वहाँ खलबली मच गई। डायरेक्टर भी अपनी कुर्सी से दौड़ता आ गया। बाकी लोग भी पुल किनारे जमा हो गए। देखा तो आहाना पानी में नीचे डूब गई थी। थोड़ी देर बाद ऊपर निकल आई। अचानक गिरने से उसके मुंह में पानी भर गया था। वह दोनों हाथ ऊपर उठाए मदद के लिए देख रही थी, और उसकी इस हालत पर दूर खड़ा भूमिक मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर ने इशारा किया और एक लड़का आहाना के पास आकर उसे पानी से बाहर निकालने में मदद करने लगा। वह उसे बाहर निकालने में मदद करता है, पर उसे बाहर आने में शर्म आने लगी। उसका ड्रेस बहुत झीना था कि उसके जिस्म से चिपक गया था। वह बहुत असहज थी। शर्म और डर से आंसू टपक पड़े। लड़के ने उसे पुल किनारे बिठाने में मदद की। वहीं किनारे पर खड़ी भूमि के होठों पर वही सातिर मुस्कान थी, और डायरेक्टर उसके ऐसा करने से उस पर नाराज़गी दिखा रहा था। क्या किए ये आपने? यह पूछता रहा, पर उस चिकने घड़े पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तो वह चलता आहाना के पास आ गया, जहाँ डरी सहमी आहाना बैठी थी। भूमिक ऐसा कुछ करेगा उसने सोचा भी नहीं था। सबकी नज़रें खुद पर टिकी देख वह बेहद असहज थी। उस लड़के की मदद कर उसे बाहर तो निकाला गया, पर उसे लग रहा था शर्म से यहीं पर गड़ जाएगी। डायरेक्टर उसे हिम्मत बंधा रहा था, पर आहाना को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। शांत हो जाओ एना, वह बोला। जाओ टॉवल लेकर आओ। उसने एक स्टॉप बॉय को बोला, तो वह दौड़ता तौलिया ले आया। डायरेक्टर ने उसके कंधे पर वह तौलिया डाल दा। वह उसके दोनों कोने पकड़कर खुद पर लपेट लेती है, और अब वह फपक पड़ी। डायरेक्टर ने उसे ढांढस बंधाया।
क्यों रो रही हो? यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फॉरगेट इट। उसके कहने के बावजूद वह यूं ही बैठी रही। चलो उठो। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। वह उसके दोनों कंधे पर उसे उठाने में मदद करता है तो उठ गई। वहाँ खड़े लोगों पर नज़र डाली तो सबकी नज़रें उस पर ही जमी थी। कुछ नज़रों में परिहास तो कुछ में सहानुभूति और किसी में मैल भी नजर आया। नजरें स्वतः झुक गई। दिमाग में जैसे सहस्त्रों ढोल बजने शुरू हो गए। कदम चलते हुए इतने भारी थे मानो टन्नू वजनी भार टांग दिया हो। वहाँ से चलती वैनिटी वैन के अंदर आ गई और सोफे पर बैठ गई। खुद को घूरती नजरों वाला दृश्य आंखों के सामने नाचने लगा। दोनों हाथों से चेहरा ढक कर फूट फूट कर रोने लगी। आज के समय में सबसे मुश्किल कार्य ईमानदारी और मेहनत से अपना कार्य करना है। न चाहते हुए भी हजारों शत्रु पैदा तो हो ही जाएंगे। इस कारण अलग थलग भी हो जाएंगे। बेईमान और धूर्त व्यक्ति चारों तरफ चापलूसों का रेला रखता है ताकि अपनी स्वार्थ पूर्ति कर सके। बेईमानी से जीवन जीना जितना आसान है, मेहनत सच्चाई ईमानदारी का पथ उतना ही मुश्किल। भीड़ साथ चलने का हौसला तो देती है पर खुद की पहचान छीन लेती है। भीड़ से अलग चलने वालों की राह मुश्किल तो होती है पर उनकी ये विशेषता होती है कि वे चाह कर भी अपनी अच्छाई छोड़ नहीं पाते। जिस प्रकार केतकी का पुष्प कांटों के बीच निर्जन में पनपता है, आसानी से प्राप्त नहीं होता, पर उसकी खुशबू दूर से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। कोई भी इत्र इसके बिना नहीं बन सकता। आहाना भी अपनी अलग पहचान के साथ जीना चाहती है, परंतु मुश्किलें भी कभी भूमि कभी मसिका कभी प्रांजल की तरह उसकी परेशानी बढ़ाते ही रहते हैं। काफ़ी देर होने के बाद वह शांत हुई तो तौलिए से खुद को पोंछा और वहाँ रखा। ड्रेस पहन लिया। जितने में दरवाजे पर नजर गई, भूमिक तो उनको खड़ा देख होश भागता थे। वह अंदर आ गया। आहाना ने उसकी तरफ नफरत से मुंह फेरा तो उसके होठों पर सातिराना मुस्कान थी। आहाना को उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मुंह फेर कर जाने वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोलने को हुई कि उसने अपने जूते की नोक दरवाजे पर रख दी ताकि वह खुल ना सके। साथ ही एक हाथ दरवाजे पर रख दिया ताकि वह बाहर न जा सके। मुझे बाहर जाना है। उसके ऐसे करने पर वह गुस्से से बोली, जाओ, कौन रोक रहा है? और आज के बाद तुम यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। क्यों क्यों न दिखूं? ओह, यह तंज लेकर हंसा और दरवाजे से चलता आ गया। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अब भी अकड़ बाकी है और फिल्म करने की इच्छा भी। हाँ, तुम तो सचमुच में बेशर्म हो। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो तो क्या हुआ अगर पानी में गिर गई? तुम्हारे कपड़े चिपक गए और सभी ने तुम्हारी खूबसूरती के दर्शन किए। अरे हमेशा तो ऐसा करती हो। कहना क्या चाहते हैं? आहाना ने गुस्से से पूछा तो उसने उसके दोनों गालों को हाथ से पकड़ लिया। यही कि तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आती। डायरेक्टर को बहुत सहानुभूति उमड़ रही थी न तुमसे। क्या कह रहे थे ये? उसके ऐसे कहने से वह हैरानी से उसे देखने लगी। ऐसे ही तो फिल्म नहीं मिल गई तुम्हें। अविराज खुराना से मन भर गया होगा तो अब डायरेक्टर पकड़ लिया। आपका दिमाग खराब हो चुका है। यू आर अ मेंटली सिक पर्सन। आहाना की आवाज़ कांप गई। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे मेंटली सिक कह रही हो? अगर मैं अपनी पर आ गया तो क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टर से शिकायत करूँगी। तेरी शिकायत पर सुनवाई होगी। ये तेरी गलत फहमी है, समझ गई तू? कल से शूटिंग के लिए नहीं आएगी। उसके कहने के बावजूद वह चुप रही। समझी कि नहीं? नहीं समझी। और मैं आऊँगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले? तुम बहुत बेशर्म हो। आप कुछ भी सोच सकते हैं। आपकी सोच पर मेरा अख्तियार नहीं। आपकी नज़र में बेशर्म हूँ पर इंसान तो हूँ, पर मैं आपको इंसान भी नहीं मानती। इसलिए आपसे बात करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। तुझे समझ नहीं आता क्या? वह गुस्से में बेकाबू हो रहा था। समझना आपको है कि
आप मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। अगर मुझे छोड़ा नहीं हो तो मैं शोर मचाऊंगी कि आप ज़बरदस्ती मेरी वैनिटी वैन में घुस आए हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। यह बात बद फैलने में देर नहीं लगेगी। धमकी धमकी दे रही है मुझे, उसने सख्ती से उसके गाल दबा दिए। तू मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं है। जिससे मैं नफ़रत करता हूँ तो बेहद करता हूँ, और तुझसे भी नफ़रत करता हूँ। अगली बार पानी में गिरोगी तो जिंदा बाहर निकलोगी, इसकी गारंटी नहीं होगी। हो सकता है उसमें करंट हो, या वो पानी नदी का भी हो सकता है, या अगले सूट पर पहाड़ी के ऊपर से पैर फिसल जाए तो नीचे भी गिर सकती हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। चाहती हो ये सब ना हो तो आइंदा मुझे सूट पर मत दिखना। वह उसे जोर से धक्का देता है और वह सोफे पर गिर गई। वह उसे घूरकर देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? नजरें नीचे कर। मैं तो सोफे पर गिरी हूँ, बस देखना है कि आप कितना नीचे गिर सकते हैं, जितना तूने सोचा भी ना हो। मैंने आज तक कभी आपका बुरा नहीं चाहा, न कुछ ऐसा किया कि आपकी नफ़रत की वजह बनूं। मैं एक मजबूर हालातों की मारी लड़की थी जो आपकी मॉम की पिए थी। बस यही गुनाह था मेरा। मैं गरीब थी, नौकरानी थी, पर मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया। हालात कितने भी विपरीत रहे, मैंने अपने उसूल नहीं बदले। आपको शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी जीवट हूँ। आप लगाइए जोर, जितना लगा सकते हैं। इसके लिए जितना भी नीचे गिरना है गिरिए। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ी रहूँगी। जितना नीचे गिरेंगे उतना ही ऊपर उठूँगी। अहाना की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। वह सोफे पर सीधी बैठ गई। भूमिक उसके पास आ गया। ये सिर्फ शुरुआत है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जीना मुश्किल कर दूंगा। आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए, पर मैं ये फिल्म करूँगी और करूँगी। आपको परेशानी है, आप जाइए। मैं तुम्हें जितना समझता था तुम मुझसे भी घटिया और चीप हो। आपको जो सोचना है सोचो। मुझे आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहना क्या चाहती हो? कहीं तुम सचमुच डायरेक्टर के साथ? अचानक उसके चेहरे का रंग बदला। ओह गॉड, मैंने तुम्हें अविराज खुराना से दूर रहने कहा तो अब डायरेक्टर पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे अर्ची से बात करने मना किया तो रिहान को पकड़ लिया था। मुंह बंद कीजिए अपना। आपके दिमाग में केवल गंदगी भरी हुई है। सब जगह बस वही दिखता है। आप उन लोगों में से हैं जो हर चीज़ में बुराई ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल घर की उस मक्खी जैसे जो साफ सुथरी जगह छोड़कर केवल गंदगी पर बैठती है। आप भी वैसे ही हो, केवल दूसरों में गलतियां ढूंढते हो, क्योंकि आपको देखना ही वही है। तुम मुझे मक्खी कह रही हो? हाउ डेयर यू। आप भी मुझे ऐसे ही बोलते हो। जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। बोए, पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? ज्ञान दे रही है मुझे। मैं तुम्हें यह सब बोलता हूँ क्योंकि तुम मुझे बोलने का और सोचने का मौका देती हो। क्यों होती हो तुम लड़कियाँ ऐसी? इसलिए मुझे लड़कियों से नफरत होती है। जिसका खुद का मन काला हो उसको सारी दुनिया में दोष दिखाई देता है। आहाना निडरता से बोल रही थी, जो भूमि को सहन नहीं हो रहा था। यहाँ वह आहाना से कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता था। वह डायरेक्टर से शिकायत कर देगी तो भुनभुनाया, तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरा तो मैं परमानेंट इलाज करूँगा। अगली बार सूट पर मत आना। आई तो पूरी सुरक्षा के साथ आना, कहकर वह वैनिटी वैन से उतर गया। उसके जाते ही लगा कमरा बिल्कुल उसी तरह साफ हो गया जैसे ढेर सारा काला धुआं वहाँ से साफ हो गया। खुद को खुद ही ढांढस बंधाया। आंखें मूंद ली। अंदर विचारों का सूर उठकर उसके कान बहरे करे, उन्हें परे झटक दिया। भूमिक हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। वह उसे हर पर तोड़ने की कोशिश करेगा, पर वह कमज़ोर नहीं पड़ेगी जब तक भूमिक हार नहीं मान लेता। एक गहरी सांस छोड़ी और आंखें खोल दी। बाल गीले हो गए थे, उन्हें साफ किया, हल्का मेकअप किया और वैनिटी वैन से बाहर आ गई। उसे बाहर आया देख डायरेक्टर उसके पास आ गया। आर यू ओके ना? या उसने पनीली हो चुकी आंखों से
जमीन को घूरते हुए कहा, तुम अगर ठीक महसूस कर रही हो तो सीन पूरा करो। क्या मैं जा सकती हूँ? उसने डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने उसकी मनोस्थिति को देखते हुए उसे जाने की अनुमति दे दी कि वह आज भूमि के सिंगल सीन शूट कर लेंगे। भारी मन सा था, बोझिल कदमों से वापस आने गाड़ी में बैठ गई। जिंदगी जैसे किसी पजल से अटक कर रह गई है। एक सिरा सुलझता है कि दूसरा उलझ जाता है। सुलझने की कोशिश कुछ अधिक उलझा देती है। जीवन में धन मान प्रतिष्ठा तो अर्जित की जा सकती है, परंतु मन का सुकून उसका क्या, वह तो अर्जित नहीं किया जा सकता। जीवन पथ पर आगे बढ़ते कभी भूमिक, कभी वंशिका, कभी प्रांजल टकराकर उसके गहरे जख्मों को छेड़कर उधेड़ देते हैं। वह पुनः कमजोर पड़ने लगती है। अजीब सी हो गई है जिंदगी, न रुकी हुई है न आगे बढ़ रही है, जैसे एक बिंदु पर अटक कर रह गई है। भूमि को चुनौती तो दे आई है, परंतु उसके साथ फिल्म करना आसान रह जाएगा। बाकी जबकि दिन प्रतिदिन उसकी हरकतें नीचता पर उतर रही हैं। आज जो हरकत की कल उससे भी बड़ी कर सकता है। क्या उसे ये सब अविराज को बताना चाहिए? शायद वह उसकी मदद करे। मन में किसी कोने में इस ख्याल में हल्की सी कुलबुलाहट की, उसके सिवाय कोई है भी तो नहीं। वह चाहे तो भूमिक वाला मसला सुलझा सकता है। जिस गति से इस ख्याल से दस्तक दी थी, उसी गति से झटक भी दिया। जब कमज़ोर थी तब किसी से मदद की आस नहीं रखी, तो अब रखना क्या उचित होगा? माना कि वह इस समस्या को भूमिक से उसी की भाषा में बात करके आसानी से सुलझा सकता है, परंतु वह उसे किस हक से बताएगी? वह तो उसे कोई हक ही नहीं देना चाहता। अब जो देगा सहानुभूति होगी, जो उसे चाहिए नहीं। यही करना होता तो पहले भी कर चुकी होती। जिंदगी शायद थोड़ी आसान होती। उसे कब कोई चीज़ आसानी से मिली है? हमेशा संघर्ष किया है, अब भी करेगी और भूमि से अपने बूते निपट लेगी। गाड़ी घर के बजाय जुहू बीच की तरफ मोड़ दी। जब भी लगता है मन परेशान है, वहीं नीला समंदर उसकी समस्या का समाधान करता है। जब भी दुनिया की भीड़ घुटन पैदा करने लगती है, प्राकृतिक सुकून की तरह बाहें फैलाए खड़ी मिलती है। रोती है तो बादल आंसू बनकर बरसने लगते हैं। कदम थक कर हारने लगते हैं तो नजरें चमकते हुए सूरज पर टिक जाती हैं, जो उसमें असीम ऊर्जा का संचारण कर देता है। मन उदास होता है तो आकाश की निर्वता खुद में समेटने को आतुर दिखती है, और जब भी मन का भंवर अत्यधिक गिरने लगता है तो आ जाती है इस तट पर, जो उसे कभी निराश नहीं लौटाता। समय भी शाम का हो चला था। गाड़ी में रखा दुपट्टे से सर और चेहरा ढककर बीच पर आ गई। थोड़ी भी भीड़ से दूर एक किनारे पर बैठ गई। दूर सूरज क्षितिज की ओर बढ़ रहा था, उस बिंदु पर जहाँ धरती और आकाश एक हो जाते हैं। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणें जल तरंगों के साथ अटखेलियाँ कर रही थी। इस मनोरम दृश्य ने जैसे आंखें तृप्त कर दी। ठंडी पवन की झोंके ने बालों में एक सरगोशी की और हल्के से जाकर उसके गाल पर नरम चुंबन किया तो बहुत दिनों बाद होठों पर मखमली हंसी खेलने लगी, जिसने उसके अधीर मन में अनंत सुकून भर दिया। थोड़ी देर यूं ही बैठी रही। अंधेरा घिरने लगा तो उसने भी कदम बीच से बाहर की तरफ मोड़ दिया। तभी नजर ने कुछ ऐसा दिखा कि ठिठक गई। एक 30-35 वर्ष के आदमी के साथ लड़की के हाथों में हाथ डाले थी। ब्लैक कलर की वन पीस में एक मॉडर्न लड़की बिल्कुल कपल की तरह लग रही थी। गौर करने की बात यह थी कि वह कोई और नहीं, वान्या थी। देखकर जैसे झटका लगा कि ये किसके साथ थी और वैभव कहाँ गया। वह तुरंत उसकी गाड़ी की तरफ लपकी, पर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जो आज भी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। ये वान्या किसके साथ है? वह अपने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसने वान्या का पता भी नहीं लिया। न कभी वान्या ने उससे मिलने की कोशिश की। बेशक उन दोनों ने
उसके साथ बुरा सलूक किया, पर वह चाह कर भी उन जैसी नहीं बन सकती। थोड़ी देर बाद वह काले रंग की मर्सिडीज एक होटल के बाहर रुकी। जब तक वह गाड़ी से उतरती वे दोनों उस होटल के अंदर बढ़ चुके थे। उसने गाड़ी बंद की और उनके पीछे लपकी। होटल के साथ रेस्टोरेंट भी था। उसे लगा दोनों वहां जाएंगे, पर वो दोनों सीधे अंदर चले गए। आदमी ने रिसेप्शन से चाबी ली और दोनों एक रूम की तरफ चले गए। आहाना का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। ये कौन है? और वान्या यहाँ होटल में? उसे वान्या से बात करनी थी, पर पता नहीं कितनी देर में दोनों निकले, पर बिना मिले भी नहीं जा सकती थी, तो वहीं बैठी उसका इंतजार करने लगी। जब काफ़ी देर वो दोनों बाहर नहीं निकले तो अंदाज़ा हो गया कि यहाँ ज़्यादा देर अकेले रुकना ठीक नहीं। मैनेजर को फ़ोन किया और उस जगह पर अपने बाउंसर भेजने को कहा। वैसे तो उसके आसपास बाउंसर होते हैं, पर वह बीच से सीधे यहाँ चली आई है। यहाँ रात में अकेले रुकना भी सुरक्षित नहीं था। मैनेजर ने उसकी लोकेशन पूछी और उसे निश्चिंत रहने को कहा कि जब तक वो घर नहीं पहुंचेगी दोनों बाउंसर उसके आसपास ही रहेंगे। बाउंसर की ये खासियत होती है कि वह कहीं आसपास होते हैं, बगैर नज़र में आए हुए। यही कोई 2-3 घंटे बाद वान्या निकली। दोनों गाड़ी में बैठ गए और अब उसने गाड़ी उसी गाड़ी के पीछे लगा दी। थोड़ी देर बाद एक टावर के बाहर उसकी गाड़ी रुकी। वह आदमी वान्या को वहां छोड़कर चला गया। वान्या चलती आई और लिफ्ट में आकर 15वें मंजिल का बटन दबा देती है। आहाना भी तेजी से दौड़ती आई और उसके साथ ही लिफ्ट के अंदर आ गई। उसके यूं आने पर वान्या ने उसे गौर से देखा। आहाना को लगा शायद वह उसे पहचान लेगी। वह हल्की सी मुस्कुराई, पर शायद पहली नज़र में पहचान नहीं पाई, क्योंकि वह फ़ोन निकालकर उसमें नोटिफिकेशन देखने लगी। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी। वान्या ने ड्रिंक की हुई थी। उसकी महक उस तक आ रही थी। जानकर थोड़ा धक्का लगा, पर चुप थी। आंटी इसके लिए वहाँ परेशान है और बेटी यूं वहाँ घूम रही है। अचानक उसकी माँ का रोता चेहरा उसके आंखों के सामने तैर गया। झटके से लिफ्ट रुकी तो एहसास हुआ कि दोनों 15वें फ्लोर पर पहुंच गई हैं। वान्या ने अपना पर्स संभाला और बाहर निकल गई तो वह भी उसके साथ बाहर निकल आई। वान्या ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वह वहाँ बने एक फ्लैट की तरफ जाने लगी। वान्या जब उसे लग गया कि उसने उसे नहीं पहचाना तो उसने पुकारा। पुकारने पर जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह पीछे पलटी, हैरानी लिए नज़रों से उसे देखने लगी। आहाना, ये तुम हो ना? उसके सपाट चेहरे से पर सलवटें खुलती वह देख पा रही थी, तो भावुक हो उसे देखने लगी। हाँ, उसने गर्दन हिलाई, मुस्कुराई तो गालों तक लकीर खींच गई, पर आंखें नम हो गई। मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी, बट मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। तुम्हारी आंखें और नाक बिल्कुल अलग लग रही हो। कोई नहीं पहचानेगा कि तुम आहाना हो। मुझे लगा। वह आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। क्या लगा? आहाना का गला भारी हो गया। कुछ नहीं, बताओ कैसी हो? वह उसके बिल्कुल पास आ गई। इतने दिनों बाद कोई अपना मिला तो अच्छा लग रहा है, पर जिस हालत में मिली वो देखकर आहाना को दुख हो रहा था। अच्छी हूँ। तुम यहाँ कब आई? उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, कुछ समय पहले। अंदर आने नहीं कहोगी? आओ ना, वह बोली और बैग से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोल दिया। आहाना भी उसके पीछे अंदर आ गई। यह 3 कमरों का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शानदार फ्लैट था। आहाना ने एक नज़र पूरे फ्लैट पर घुमाई। वान्या ने पर्स नीचे रखा और अब उसने उसे सोफे पर बैठने कहा तो वह बैठ गई। दोनों के बीच नीम खामोशी थी। इतने दिन बाद मिले तो जैसे बोलने को कुछ था ही नहीं। शब्द कहीं गुम हो गए। वान्या ने पर्स में से सिगरेट की डिब्बी निकाली और लाइटर से सुलगाकर गहरे कस खींचने लगी। आहाना ने देखा तो उसे हैरानी से देखने लगी। वान्या, क्या है यह सब? तुम यह सब ही करने लगी? उसके कहने पर उसने सोफे पर गर्दन टिकाई, छत को ताकती धुएं में छल्ले उड़ाने लगी।
बस कभी कभी माइंड डिस्टर्ब होता है तो। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये क्या गलत आदतें लगा ली तूने, और तू यहाँ कब आई? और वैभव कहाँ है? आहाना के पास सवालों की एक पूरी लिस्ट थी जिसका उसने छोटा सा उत्तर दिया, पता नहीं। पता नहीं मतलब, होगा किसी और के साथ घटिया कमीना, नाम मत ले उसका, छोड़ गया। आहाना ने नफरत से कहा, वह उसकी नीयत से पहले वाकिफ थी। सांप की यारी की थी तूने तो जहर ही मिलता ना। उसके लिए अपना घर छोड़ आई और उसने तुझे ही छोड़ दिया। आहाना भी गुस्से से तिलमिलाई पर वान्या यूं ही शांत थी। उसने नहीं, मैं ही उसे छोड़ आई, अच्छा किया। वो तेरे क्या किसी के भी लायक नहीं था, गंदी नाली का कीड़ा था। मैं तो उसे इंसान भी नहीं कहूँगी। पर ये बताओ, तुम्हें किसके साथ थी? और फ्लैट ये कब लिया तुमने? तुम मॉडलिंग में आ गई क्या? वान्या ने गर्दन पीछे झटकाई ही गहरी सांस ली। नहीं तो फिर क्या वो जो तुम्हें करने कह रही थी वही खुद कर रही हूँ। वह फिर से सिगरेट अपने सुर्ख होठों पर टिकाती है क्या? आहाना ने सुना तो जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया। उठ खड़ी हुई। उसके यूं उठने से वह भी बैठ गई। ऐसा क्या चौंक रही हो, बैठ जाओ। उसने उसे बैठने कहा। ये क्यों, कैसे? आहाना बैठ गई। मेरा इससे अच्छा अंजाम क्या हो सकता था? मैंने वैभव की बातों में आकर तुम्हें इस दलदल में धकेलना चाहा, और मैं खुद ही, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है तो कहीं का नहीं छोड़ती। वह सबके कर्मों का हिसाब करता है। मैंने हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा। इसके लिए जान से ज़्यादा प्यार करने वाले अपने माँ बाप को छोड़ दिया। हीरोइन बनने का बचपन का शौक था न, याद है मैं कैसे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर मॉडल की तरह चलकर दिखाती थी। वह उसकी तरफ देखती बोली, हाँ कैसे भूल सकती हूँ। माँ कहती थी, काम सीख ले, नहीं तो ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। पापा कहते थे, पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगी। और मैं बस फिल्में और फिल्मी पत्रिकाएं उठाकर करीना कटरीना बनने का ख्वाब देखा करती। तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर न दिखे। मैं तुझे जलाने जिद करके नए नए कपड़े पहनकर तुझे जलाती थी। हाँ याद है, जब तुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता था तो मैं तुझे नौकरानी कहकर भड़ास निकालती। उसके खूबसूरत चेहरे पर कुछ लकीरें उभर आई। हाथ की सिगरेट बुझा कर फेंक दी। सॉरी उस सब के लिए, उसने एक गहरी आवाज़ में कहा। अब क्यों ये सब सोचकर दिल छोटा कर रही है? बस तू मुझे ये बता कि सब क्यों कैसे हुआ, और तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? ये मुंबई सपनों की नगरी नहीं, माया जाल है। मैं इसमें फंस कर रह गई। कहते हैं ना, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा भागते हैं, जिसके लिए ज़्यादा चाहत रखते हैं, वही हमें डुबो देता है। मैं मॉडल बनना चाहती थी और उसी सपने ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया। उनका प्यार ठुकरा कर उस वैभव के बहकावे में भागकर मुंबई आ गई। बहुत हाथ पैर मारे पर सफलता नहीं मिली। तुम्हारे जाने के बाद फ्लैट का किराया देना भी मुश्किल होना लगा। वह थोड़ी देर चुप हुई, एक हाथ सोफे पर टिकाया, बोलना शुरू किया। एक दिन वैभव मुझे एक मॉडलिंग कंपनी में ले गया, काम दिलाने के बहाने, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा सपना पूरा हो गया। यही मेरा सपना था बचपन से। अच्छी बात ये थी, यहाँ पैसे भी ज़्यादा नहीं पड़ रहे थे। कुछ दिन नॉर्मल ट्रेनिंग हुई। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद एक दिन उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए गोवा जाना पड़ेगा, मॉडल का बीच पर फ़ोटो शूट होगा। हम 3-4 लड़कियां उनके साथ गोवा चली गई। साथ में एक मैनेजर भी था। एक दिन भर शूटिंग में निकल जाता। रात में हम सब के लिए अलग अलग कमरे मिले हुए थे। रात को सोते तो मुश्किल से सुबह नींद खुलती। सर भारी होता, शरीर बिल्कुल बिल्कुल टूटा होता। कुछ समझ ना आता कि क्यों हो रहा था। 3-4 दिन यूं ही चला गया। उसके बाद एक दिन सुबह मेरी नींद अनायास ही जल्दी उठ गई तो देखा तो अजीब सा लगा। मेरे शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और मैं किसी शख्स के बगल में सोई थी। यह देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे होशो हवास गुम थे। मैं बदहवास थी।
बाहर भाग गई और हमारे साथ जो मैनेजर था उसे शिकायत की। मेरे साथ जो अन्य लड़कियां थी उन्होंने भी सेम शिकायत की। उन्हें भी मेरे जैसे ही मॉडलिंग के बहाने फंसाकर वहां लाया गया था। हमने उन्हें बहुत बुरा भला कहा पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो क्या, तो अफवाह पड़ी। तो क्या वान्या, हमारे साथ धोखा हुआ था। मॉडलिंग के बहाने हमें फंसाया गया। उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो बना रखी थी जो हमारे नशे में सोने के बाद ली होती थी। वह देखकर हमारे हाथ पैर फूल गए। हम उनके ट्रैप की बुरी तरह फंस गए थे। हम रोई गिड़गिड़ाए कि हमारी बदनामी होगी, पर उन्होंने कहा कि यह रोज नहीं होगा, बाकी समय हम मॉडल की तरह काम कर सकती हैं। बस विकेश पर यहाँ आना होगा, जिसके बदले मोटी रकम दी जाएगी। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। अब वो हर हफ्ते हमें मॉडलिंग के नाम पर गोवा ले जाने लगे। इसके बदले हमें मोटी रकम दी जाती और किसी से भी ये बात शेयर न करने की धमकी दी जाती। काम न मिलने की वजह से पहले परेशान थी, पर अब मैं उस दलदल में फंस कर रह गई। धीरे धीरे इन सब की आदत होने लगी। कोई अन्य चारा भी न था। वैभव, उसको नहीं बताया। उसका क्या, वो तो था ही कमीना। अब पैसे की भी चिंता नहीं रह गई थी। अच्छी खासी रकम घर में बैठे मिल जाती, आराम से घर पर पड़ा रहता। मैं बुरी तरह फंस गई थी। कभी कभी खुद के फैसले पर पछतावा होता तो कोसती खुद को कि मैं वैभव जैसे कमीने इंसान के बहकावे में आकर घर क्यों छोड़ा। पर अब पछतावे के अलावा कोई चारा न बचा था। वापस जाने के रास्ते भी बंद हो चुके थे। दरअसल वो कंपनी सिर्फ नाम के लिए मॉडलिंग कंपनी थी। वो एक रैकेट था जो मॉडलिंग की चाह रखने वाली लड़कियों को झांसा देकर फंसाते थे, और जिसमें हम फंस कर रह गए थे। कहकर उसने गहरी सांस ली और बताया, एक दिन शाम के समय हम एक हफ्ते के लिए फिर से गोवा जाने वाले थे। मैंने सुबह कंपनी जाने के लिए वैभव से इजाज़त ली और चली गई कि मुझे मॉडलिंग के सिलसिले में गोवा जाना है। पर अभी आधे रास्ते में थी कि ध्यान आया कि मेरा आईडी कार्ड घर पर छूट गया। मैं उसे लेने वापस मुड़ गई। फ्लैट की एक चाबी हमेशा मेरे पास होती थी। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गई तो वैभव उस समय वॉशरूम में था। मैं अपना आई कार्ड लेकर जाने लगी कि तभी मेरी नज़र वैभव के फ़ोन पर पड़ी, जो लगातार बीप हो रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। उसमें कुछ मैसेज आ रहे थे। मैसेज कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसके पहले के मैसेज देखकर हैरान रह गई। वह किसी क्लाइंट से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, किसी सौदेबाजी की। वैभव कौन सा बिजनेस करने लगा जिसकी मुझे खबर भी नहीं थी। मुझे गड़बड़ लगा। मैं उसको बिना पता लगाए वहाँ से चुपचाप बाहर चली गई और बाहर छिपकर उसके जाने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वैभव तैयार होकर फ्लैट से निकला और टैक्सी में बैठकर जाने लगा। मैंने भी ऑटो उसके पीछे लगा दिया। थोड़ी देर बाद वह एक ऑफिस नुमा घर में पहुंचा। मुझे जानना था कि वैभव कौन सा काम करने लगा है जिसका मुझे पता नहीं। मैं पीछे की तरफ गई। वहाँ एक खिड़की बनी थी, खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो वहाँ लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें रखी थी जिन पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। यह सब देखकर मेरे होश पागता हो गए। वैभव ने ऑफिस बना रखा था जिसको मुझे पता भी नहीं था। जाहिर सी बात है, वैभव जैसा कमीना इंसान कोई लीगल काम तो कर ही नहीं सकता। उसने मुझे भी धोखे में रखा हुआ था कि वह घर पर ही रहता है। मैं जानना चाहती थी कि वह क्या काम करता है, कुछ सबूत भी जुटाना चाहती थी। इसलिए वैभव के वहाँ से निकलने का इंतज़ार करने लगी। 2-1 घंटे के बाद वो वहाँ से निकला तो मैं खिड़की से फांद कर अंदर चली गई। कंप्यूटर और लैपटॉप को ऑन किया तो देखकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।